Good morning, welcome all of you. आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स 2025 की जो क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले पेपर 1 यूनिट 3 यानी दो पेपर होते हैं, आप सब जानते हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है और दूसरा जो पेपर है वो पहला पेपर जीएस है, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इसमें मैं जीएस फर्स्ट पेपर है उसको अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है। सिलेबस 10 यूनिट में इसको बदला हुआ है 2024 से, फिर से थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। कुछ टॉपिक बढ़ाए गए हैं, कुछ टॉपिक जो हैं उसमें उनमें कमी की गई है या कुछ एक यूनिट से दूसरी यूनिट में उनको ट्रांसफर भी किया गया है। तो आज हम देखेंगे इसमें, जैसे पहली यूनिट में इंडियन हिस्ट्री दी गई है सिलेबस में, दूसरी में मध्य प्रदेश का इतिहास, तीसरा जो है उसमें भारत का भूगोल है, फोर्थ यूनिट का संबंध मध्य प्रदेश के भूगोल से रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें संविधान प्लस मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। सिक्स यूनिट जो है उसमें इकोनॉमिक्स रखी गई है, इंडियन इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं। सातवीं यूनिट में साइंस, एनवायरनमेंट और हेल्थ से जुड़े टॉपिक हैं। आठवीं यूनिट जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। नाइन्थ यूनिट जो है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और 10वीं यूनिट जो है इसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आने वाली जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनकी संस्कृति है, उनके साहित्य, वो सब टॉपिक रखे गए। तो यहाँ हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ हम शुरू करेंगे सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी, भारत का जो भूगोल है उसको, यूनिट नंबर है तीसरी। इसके जो भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक एक एक करके कवर कराएंगे। 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर रहेगा। ये जो क्लास है ये ऑफलाइन आप फ्री में कोई भी आकर के यहाँ पर बैठ करके पढ़ सकता है। ठीक, तो भारत का भूगोल है, स्टार्टिंग में आप देखोगे तो पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें ये दिया गया है। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा एक लेक्चर जो है यानी 1 से 1.5 घंटे जो गुजारने वाले हैं वो हैं भारत की भौगोलिक स्थिति को समझने पर। ठीक, भारत का भौगोलिक स्थिति से मतलब है इसका जो हिमालय है उसके बारे में, मैदानी भागों के बारे में, कोस्टल, वो सारी टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। देन फिर हम चलेंगे सीधे सीधे पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियों और झीलों पर। जो नोट्स हैं मैं पहला लेक्चर वहीं से शुरू कर रहा हूँ, कल से आपको पीपीटी के रूप में मिल जाएगा। ठीक, तो इसको आप न सिर्फ सुनते जाओ बल्कि रिक्वेस्ट आपसे ये रहती है कि आप पेपर पेन लेकर के साथ साथ महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपको मिलते हैं उनके नोट्स बनाते जाएं। प्रीलिम्स में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, मुख्य परीक्षा हो गया, पटवारी हो गया, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, इंडियन ज्योग्राफी जीएस के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है, वहां आपसे ये पूछा ही जाएगा। तो इक्वली ये सभी के लिए हेल्पफुल है। भारत के सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट याद कर लें, पूछे जा सकते हैं। तो भारत, इसके कोऑर्डिनेट से मतलब है अक्षांश और देशांतर की बात करें तो ये कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है। तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स, अक्षांश को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अक्षांश और देशांतर में आपको अलग से समझा दूंगा। ऐसे समझ लो पृथ्वी गोलाकार है और बीच में जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जो है, वहां से ऊपर की ओर चलते हुए पहले 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके इसी तरीके से नीचे, तो उत्तर में है उनको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, नीचे जो आता है उसे हम दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है उसे हम अक्षांश के रूप में देखते हैं। तो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर के समाप्त हो जाता है। यानी भारत के मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो है ये रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट, यानी इतने डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को स्पर्श करते हुए निकलती है। ये तो आप जानते हैं ना कि भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री की रेखा जो है उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं, वो गुजरती है। वैसे ही अंतिम जो पॉइंट है वो, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये 37 डिग्री जो 6 मिनट है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल, है ना, इंदिरा कॉल के नाम से इसको जानते हैं। ये भारत का सबसे लास्ट में उत्तर वाला पॉइंट हो जाता है।
कहाँ आएगा? तो ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आता है। अच्छा, ये जो हिस्सा है अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो हमें देखने को ये मिलता है कि ये भाग जो है ये भारत के अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है, मगर हम इस पर अपना दावा रखते हैं। हमने इसको छोड़ा नहीं है। यानी ये जो है ऐसे समझ लो कि ये कुछ ऊपर वाला हिस्सा जो है जिसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इधर वाला जो हिस्सा है ये अक्साई चिन के नाम से जाना जाता है। यानी है हिस्सा हमारा, हमारे राजनेताओं की गलती की वजह से पाकिस्तान के पास चला गया और पाकिस्तान ने उस हिस्से को चीन को दे दिया। तो ये राजनीतिक रूप से इसे हम अपना क्षेत्र ही मानकर चलते हैं। तो अपना क्षेत्र मान करके चलते हैं तो भारत का सबसे उत्तर वाला पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं भारत के दक्षिण में, साउथ में। तो साउथ में यहाँ मुख्य भूमि खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, आइसलैंड, और इधर आते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो इस मुख्य भूमि के और ऊपर ही रह जाते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ के पैरेलल नीचे तक फैला हुआ है। तो वहां का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसको दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या भारत का सबसे दक्षिण में अंतिम जो भाग है उसके निर्देशांक 6 डिग्री 4 मिनट। ये भारत की मुख्य भूमि पर नहीं है। मुख्य भूमि पर भारत का सबसे सदर्न पॉइंट, सबसे दक्षिण वाला जो भाग है वो कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी लिखना जरूरी है ना, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स लिखना जरूरी है। अगर सिर्फ अक्षांश लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सदर्न वाला तो नहीं है। तो यहाँ याद करने वाली बातें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का उत्तर में सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल है, जिसके कोऑर्डिनेट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हैं, और भारत का सबसे दक्षिण में जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट 6 डिग्री 4 मिनट है। भारत की मुख्य भूमि जो है उसके 8 डिग्री 4 मिनट है। वो क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऐसा स्थान है जहां पर इधर कौन सा आता है? अरब सागर, यहाँ आता है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ आता है इंडियन ओशियन। यानी 3 समुद्र जो हैं आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये याद कर रखने वाले पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, और जो लोग अभी इंटरव्यू देंगे पीएससी का उनसे भी हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछ लें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है? तो भारत की संरचना की अगर हम बात करें तो भारत की संरचना कैसी है? तो ये त्रिभुजाकार नहीं है। अगर आप मैप को, बड़े मैप को देखोगे, आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके रूप में भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है वो निश्चित रूप से रहेगा, वर्ल्ड का रहेगा। और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक दीवार पर मध्य प्रदेश का भी आप मैप लगा के रखते होंगे, लगाना भी चाहिए, और लगा करके वहाँ पर रोज कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गए, कोई लाइन हो गई, कोई जो माउंटेन पीक होते हैं जरूर देखो, उनको ऑब्जर्व करो, तो धीरे धीरे ये आपको याद हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एक एटलास जो है वो बुक जरूर खरीद के रखो। ठीक है, तो भारत की जो संरचना है अगर हम इसको मिलाएं तो लगभग हमें कैसे दिखाई देता है? ये चतुर्भुज के रूप में दिखाई देता है। ये वर्ग के रूप में नहीं है, यानी स्क्वायर शेप में तो नहीं है, तो इसको चतुर्भुज कह सकते हो या चतुष्कोणीय कह सकते हो। यानी इंडिया का जो ओवरऑल व्यू जो है ये चतुष्कोणीय है। अब भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ये नंबर याद रख लो, भारत का फोन नंबर है ज्योग्राफिकली 3287,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये एरिया हो गया। एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिर याद करने वाला है कि भारत की जो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा से इंग्लिश मीडियम वालों को समझ लो, यानी हमारी जो फ्रंटियर बाउंड्री लाइन जो है, यानी फ्रंटियर बाउंड्री लाइन से मतलब है वह लंबाई जो दूसरे देश की भूमि से कनेक्टेड है। यानी गुजरात से शुरू करें, यहाँ पाकिस्तान से ये होती हुई, ठीक है, ऊपर अफगानिस्तान होती हुई, इसके बाद फिर ये चीन भी आ जाएगा, इसके बाद ये नेपाल, भूटान, ये सब चीज़ों से, है ना, यहाँ से ये। तो ये जो
स्थलीय सीमा रेखा यानी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, तो उसकी लेंथ कितनी है पूछ सकते हैं। वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। हमारी कोस्टल लाइन कितनी है, यानी समुद्री तट रेखा की लंबाई, यानी भारत के चारों ओर समुद्री तट रेखा की लंबाई निकालेंगे तो गुजरात से स्टार्ट करेंगे ये पूरा कैलकुलेट करते हुए, जहां अंदर की ओर समुद्र है वो अंदर साइड चला जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा। इसके साथ साथ हम अपने द्वीप समूह के चारों ओर वाली जो लाइन है वो भी निकालेंगे, जितने भी द्वीप जो हैं, जितने भी आइलैंड हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं उन सबको। तो समुद्र तट की कुल लंबाई निकल के आती है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, तो क्या डाटा हमें मिल गया, एक हमें भारत का एरिया मिल गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक डाटा हमें क्या मिल गया, एक हमें भारत की मुख्य भूमि की लंबाई मिल गई, यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है वो 15,200 किलोमीटर हो गई, जो लैंड वाला पार्ट है उसकी। कोस्टल वाली लाइन जो है 7,516। अब इस 7,516 में अगर हम वो द्वीप समूह जो है यानी आइलैंड जो है उनको हटा दें, हम सिर्फ बात करें कि भारत की जो मुख्य भूमि है यानी ये गुजरात से लेकर के और यहाँ क्या आता है वेस्ट बंगाल, ये जो लंबी रेखा आती है जिसके किनारे किनारे समुद्र है वो कितनी है, अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो वो है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। फिर ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि बताओ सबसे लंबी कोस्टल लाइन जो है वो कौन से स्टेट की है, कौन से राज्य की है। अगर हम जनरली मैप देखते हैं, थोड़ा मैप इसमें बहुत ज्यादा आड़ी तिरछी लाइनें हो गई हैं, इनको क्लीन कर देते हैं। उसके बाद अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो देख करके बता सकते हो कि बताओ कौन से स्टेट की कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा लंबी है। तो इन जनरल थोड़ा ध्यान ना दें तो हमें कैसा ये लगता है, अरे गुजरात की तो बस इतनी सी है ना, महाराष्ट्र की उससे ज्यादा दिखाई देती है, कर्नाटका की थोड़ा सा कम दिखती है, केरला भी ऐसा लगता है काफी बड़ा है, सबसे ज्यादा हमें फिर यहाँ तमिलनाडु दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश देखो इतना इतना ये किनारे फैला हुआ है। लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोपिक ढंग से देखने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा, तो हमें थोड़ा यहाँ और नई चीजें, नए फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट क्या है कि गुजरात में जो कोस्टल लाइन है ये अंदर साइड में भी तो आता है ना, तो ये भी तो आपको मेजर करनी पड़ेगी, यानी इसकी गणना भी तो करनी पड़ेगी। तो ये पूरी की पूरी अगर हम कोस्टल लाइन देखते हैं तो भारत की सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो कहाँ पर है, वो गुजरात आता है एक पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, तो दूसरे नंबर पर फिर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर गुजरात वाला जो पार्ट है, ये जो कोस्टल लाइन है वो सेकंड नंबर पर आती है, यानी पहले नंबर पर गुजरात हो जाएगी, दूसरे पर हो जाएगी आंध्र प्रदेश। कुछ क्लास में ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं वो ये भी सुनना चाहते हैं कि तीसरी भी बता दो, चौथी भी बता दो, पांचवी भी बता दो, छठवीं, वो सुनना चाहते हैं लेकिन उसको वो याद करके रखेंगे, इसको लेकर के संशय है, डाउट है। तो मैं आपको सिर्फ यहीं दो तक छोड़ दूंगा। ये भी कह सकते हो कि मुझे नहीं पता, हाँ मेरे पास अभी एक्चुअल डाटा नहीं है तो मैं तीसरे नंबर पर क्या होगा, चौथे नंबर क्या होगा, ऐसे ही तुक्का मारूं, बेटर है आप ये दो याद रख लो। यानी भारत की सबसे लंबी कोस्टल लाइन किस स्टेट की है, तो वो है गुजरात की, सेकंड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, ये दो है ना। अब एक ने पूछ दिया बताओ मध्य प्रदेश की कोस्टल लाइन कितनी लंबी है, तो प्रभु मध्य प्रदेश जो है एक ऐसा स्टेट है जो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, यानी इसकी किसी भी सीमा रेखा पर कोई समुद्र नहीं है ना। तो यहां कैसे प्रश्न बनेंगे, यहां प्रश्न ये बन सकते हैं कि बताओ ऐसे कितने राज्य हैं मध्य प्रदेश में जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी जिनकी सीमा पर, यानी जिनकी सीमा ना तो किसी अन्य देश के साथ मिलती है और ना ही जिनकी सीमा पर समुद्र है। आपके कमेंट का इंतजार है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। जैसे एक तो आपको मध्य प्रदेश दिखाई देता है, दूसरा आपको यहाँ पर तेलंगाना दिखाई देता है, तीसरा आपको छत्तीसगढ़ दिखाई देता है, चौथा आपको झारखंड दिखाई देता है। एक स्टेट और बताइए कौन सा हो सकता है जिसकी सीमा पर कोई इंटरनेशनल यानी कोई अन्य देश नहीं है और समुद्र भी नहीं है, क्या कोई ऐसा हो सकता है? ठीक है, बताओ, चार मैंने आपको बता दिए, क्या अन्य कोई है तो जरूर बताना। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं
और हिंट दे देता हूं, ऐसा स्टेट है जहां अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं, है ना। नेक्स्ट, हरियाणा। हरियाणा की भी सीमा रेखा जो है ना, वो किसी दूसरे अन्य देश से या समुद्र से नहीं मिलती है। दिल्ली जो है वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, इसलिए दिल्ली को हम राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। अगले पॉइंट पर आते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ये टेरिटोरियल सी जिसे कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा है, ये क्या होती है, कितनी है, याद कर लेंगे कि 12 समुद्री मील, है ना, 12 नॉटिकल माइल। तो टेरिटोरियल जो जल सीमा है उसको कैसे काउंट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये मैप थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहीं पर इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखो हो क्या रहा है कि अगर ये मैप बहुत उसमें बड़े लेवल पे आप देखते तो हमें दिखाई देता कि यहाँ समुद्र थोड़ा सा अंदर साइड भी आ रहा है ना, और फिर ये हिस्सा बाहर आ रहा है। तो करते क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे समझ लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला रही होगी। तो ये वाला हिस्सा जो है ये भी हमारा ही हो गया एक तरीके से। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड या मानक रेखा हो गई। इस मानक रेखा से समुद्र की ओर चलो, कितनी दूरी तक चलो, 12 नॉटिकल माइल यानी 12 समुद्री मील, इतनी दूरी तक चलते हो तो वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रादेशिक सीमा रेखा यानी टेरिटोरियल सी। इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हो कि जैसे आंध्र प्रदेश की सीमा से अगर 12 नॉटिकल माइल समुद्र में चलते हो तो वो पूरा का पूरा एरिया एक प्रकार से आंध्र प्रदेश स्टेट के अंडर में आ जाएगा, शॉर्ट में समझने के लिए, ठीक है। तो वो कितना है, अगर कभी पूछा जाए कि टेरिटोरियल जो सी है या लाइन है वो, तो तट रेखा जो हमने मानक के रूप में खींची थी वहां से 12 समुद्री मील की दूरी तक, यानी ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा ही है, भारत का ही है, इस पर कोई अन्य देश दावा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद प्रादेशिक जल सीमा से यानी 12 समुद्री मील तक आप गए थे, उससे आगे कितना चलो, है ना, यानी कि 12 समुद्री मील और चलो, या ऐसा कह सकते हो कि जो तट रेखा थी वहां से 24 समुद्री मील की दूरी वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल यानी कॉन्टिग्यूस जोन के नाम से इसे जानते हैं। तो वहां पर गुजरने वाले शिप हैं, बोट हैं, तो वो भी उन पर टैक्स लगाने का अधिकार जो है वो भारत सरकार का होता है। उस समुद्र में कोई गंदगी नहीं कर सकते हो, है ना, साफ सफाई स्वच्छता संबंधी जो कानून है उनको लागू करने का अधिकार है। या कोई इंटरनेशनल शिप आ गया, वहां पर कोई क्राइम किया तो उस क्राइम पर कानून कौन सा लागू होगा, फिर वो भारत का कानून लागू होगा। और इसके बाहर जब आप चले जाते हैं यानी कि जिसे ओपन सी कहते हैं, तो ओपन सी कब आता है, 200 समुद्री मील की दूरी के बाद। जैसे खुला क्षेत्र कहते हैं वहां पर इंटरनेशनल कानून जो है वो लागू होते हैं। तो 24 समुद्री मील दूर तक वाला क्षेत्र था कॉन्टिग्यूस जोन, और उसके बाद 200 समुद्री मील दूर वाला जो हिस्सा है उसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, यानी उस पर आर्थिक रूप से हम विदोहन कर सकते हैं, यानी उसका एक्सप्लॉयटेशन आर्थिक विकास के रूप में कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना, हो सकता है स्टेटमेंट बना करके कि कथन एक प्रादेशिक जल सीमा रेखा 12 समुद्री मील है, कथन दूसरा कि भारत की जो संलग्न क्षेत्र है उसकी लंबाई 24 समुद्री मील है, और तीसरा लिख दिया जाए कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी लंबाई 250 समुद्री मील है, और नीचे लिखा हो इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर आप तभी बता पाओगे जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ सिर्फ पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। गलत होने का कारण ये है कि हमें मालूम है कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है वो 200 है ना कि 250। तो ऐसे करके छोटे छोटे पॉइंट आपको महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के भूगोल के लिए आप एनसीईआरटी की किताब भी ले सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगी। प्रीलिम्स में आप महेश वर्णवाल की जो किताब आती है वो भी आप ले सकते हो, उससे भी भारत के भूगोल संबंधी यानी इस सिलेबस को लेकर के काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, वो कौन सी नहीं मिलती हैं, जैसे ये वाला टॉपिक हो गया जनसंख्या वृद्धि वितरण घनत्व ग्रामीण। हालांकि ये टॉपिक दिया रहता है, शॉर्ट में रहता है,
बहुत छोटा रहता है ना, वो थोड़ा सा नहीं मिलेगा। बाकी तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। कुछ डाटा वाटा है तो किसी दूसरे से आजकल नेट से भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत के बारे में कि कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ये है 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, आपको न सिर्फ राज्य याद रखने हैं, उसको बंद कर, बल्कि यहां आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि इनका सीक्वेंस क्या है। तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अब उसको याद करने का एक तरीका तो ये है कि आप भारत के किधर से, पश्चिम से शुरू हो जाओ और पूर्व की ओर चलते जाओ, या पूर्व से शुरू होकर के पश्चिम की ओर चलते जाओ। तो पूर्व से हम शुरू करें तो वो 8 राज्य कौन कौन से आते हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? पहले नंबर पर गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, तीसरा आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिले यानी कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ना। फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य में देखने को मिलते हैं जिनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। गुजरात मैप देखोगे तो उसमें ये डॉट 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 करके लाइन बनी होगी, है ना। तो पहले नंबर पर गुजरात हमें। दूसरा फिर यहाँ पर राजस्थान का भी हिस्सा जो है यहाँ तक फैला है, तो ये हिस्सा राजस्थान। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14 जिले होना चाहिए। अगर कोई नया जिला इस दौरान नहीं बना हो, बन गया है तो वो भी याद करना पड़ेगा। फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद बिहार से अलग होकर के बनाया गया था झारखंड, तो झारखंड से भी पास हुई, वेस्ट बंगाल से भी पास हुई, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पास हो जाती है। ठीक, अब भारत के संबंध में हम देखें, भारत का मैप देखते हैं तो हमें ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण, और दूसरा कंपैरिजन करो ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, तो कौन सी लंबाई ज्यादा है? यहाँ लंबाई चौड़ाई के रूप में ना जान के हम लंबाई लेंथ की बात करते हैं। यानी प्रश्न ये है कि आप नॉर्थ टू साउथ या ये वेस्ट टू ईस्ट, अब इसमें कौन सी जो लंबाई है वो ज्यादा है? यानी उत्तर से दक्षिण वाला हिस्सा ज्यादा लंबा है या पूर्व से पश्चिम वाला हिस्सा ज्यादा लंबा है? तो भारत का ये अगर हम चौड़ाई देखते हैं तो पूर्व से पश्चिम वाला हिस्सा बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? भारत का देशांतर। देखो, अगर मैप में जब लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स यानी पृथ्वी गोलाकार है, उसके केंद्र से होकर के एक आड़ी रेखा, एक पूरा एक सर्कल बनाते हैं, इसे बोलते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ठीक, और दूसरा नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हुए जो खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, है ना। तो ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो भारत का जो विस्तार है यानी भारत वेस्ट टू ईस्ट जो है ये काफी दूर तक फैला हुआ है। चूंकि ये दूर तक फैला हुआ है तो जो समय यानी इंटरनेशनल टाइम का जो मेजरमेंट करते हैं वो देशांतर रेखाओं के हिसाब से करते हैं। कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, मगर फिलहाल ये समझ लो कि हमारे जो भारत का किसी भी देश का जब हम टाइम जोन निकालते हैं तो ऐसे करके निकाल लेते हैं कि यहाँ और यहाँ के बीच में अब कितने इसके लॉन्गिट्यूड्स गुजरे हुए हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस देख ली और इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा बस वहां से सूर्य की स्थिति को देख करके समय की गणना की जाती है कि कब सूर्य उदय हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, या कब से सबसे ज्यादा टॉप पर है ना। तो भारत के लिए समय की गणना करने के लिए जो मानक माना गया है वो रेखा है 82.5 ईस्ट,
लॉन्गिट्यूड्स, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हमने अपने मानक समय के रूप में, मानक यानी स्टैंडर्ड टाइम के रूप में, तो वो जो स्टैंडर्ड टाइम है यानी उसको रिप्रेजेंट करेंगे ST से, स्टैंडर्ड टाइम। कहाँ का मानक समय है? भारत का, तो भारत के लिए हम लिख देते हैं I। तो जब कभी IST लिखा हो इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारतीय मानक समय की गणना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से की जाती है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से की जाती है। ये जो रेखा है मोटे तौर पर हम कहते हैं कि जहां कुंभ का मेला लगता था, आज भी लगता है प्रयागराज में, तो प्रयागराज से होकर के ये पास होती है और उसको ही हम भारत के लिए अपने लिए मानक समय मानते हैं। दूसरा मिर्जापुर, वो वाला मिर्जापुर नहीं जो नेटफ्लिक्स पे देखते हो, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के ये गुजरती है। अब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और दूसरा समय होता है पूरे विश्व के लिए जो स्टैंडर्ड रखा गया, मानक रखा गया, उसे बोलते हैं GMT ग्रीनविच मीन टाइम। यानी भारत के बीचों बीच से होकर के जो रेखा गुजर रही थी 82.5 डिग्री को मानक मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, पूरे विश्व के लिए मानक। ये ब्रिटेन का एक शहर है, जगह है ग्रीनविच, वहां से जो लाइन गुजरती है उसे 0 डिग्री बोलते हैं, उसको स्टैंडर्ड मान लिया। अब प्रश्न ये उठेगा कि इसको क्यों मान लिया ग्रीनविच वाले को, भारत को ही मान लेते। भारत में अगर आप उज्जैन जाते हो, वहां पर आपको मिलता है कि ये पृथ्वी का केंद्र था पुराने ग्रंथों के अनुसार, पुराने शास्त्रों के अनुसार। लेकिन भारत साइंस में, खगोल विज्ञान में हमेशा से आगे रहा। मॉडर्न टाइम में भारत पर दूसरे देशों का अधिकार रहा, लंबे समय तक ब्रिटेन का रहा। ब्रिटेन ने भारत पर ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में अपनी कॉलोनी बनाई। तो जब ये जियोग्राफर, मॉडर्न जियोग्राफर ये सब चीजें तय कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे, तो इनके ऊपर दबाव था कि भैया ये स्टैंडर्ड ना हमारे देश से गुजारो, वहां से मत गुजारो। तो इस कारण से ग्रीनविच को स्टैंडर्ड दिया गया और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच से यानी GMT से कितने घंटे आगे या पीछे है? तो हमारा समय GMT से आगे है। आगे होने का कारण क्या होता है ये भी समझ लो कि देखो ये जो रेखाएं हैं जिन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, नॉर्थ और साउथ को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, नॉर्थ से साउथ को मिलाती हुई जो लाइन खींची गई, पहली रेखा जो 0 डिग्री कहलाती है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरी। इस साइड में क्या है? ईस्ट, इधर क्या है? वेस्ट, है ना। सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व में होता है और पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। भारत की स्थिति कहाँ है? ये 0 डिग्री हो गई, 0 डिग्री से अब आगे बढ़े तो 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री किस तरफ जा रहे हो आप? ईस्ट की ओर, तो 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हो गया, फिर 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री होते होते जस्ट इस लाइन के पीछे पहुंच गए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये हिस्सा इधर, यानी 0 डिग्री से ईस्टर्न साइड में 180 डिग्री तक जाने वाली सारी रेखाओं को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। और फिर 180 से घूम करके फिर यहां आ गए, यानी पूरा एक सर्कल बना लिया 360 डिग्री ना। तो 180 से 360 ये सब पश्चिम देशांतर या वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, या 0 से पश्चिम की ओर चलते हुए 180, तो वो कहलाते हैं। तो भारत कहाँ आता है? भारत, अभी हमने इसके लॉन्गिट्यूड्स बताए थे कि भारत के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट। कहने का मतलब है कि भारत यहाँ शुरू होता है जो गुजरात से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये 68 डिग्री एंड 7 मिनट। और ये वाले कहाँ है जहाँ खत्म होता है? वो है 97 डिग्री 25 मिनट। इनके बीचों बीच वाली जो रेखा वो 82.5 मानी हुई है। ये सारी ही ईस्ट में आती हैं, तो इनको हम ईस्ट लिखते हैं। अब भारत में ईस्ट में आता है तो इसका मतलब है सूर्योदय सबसे पहले इधर होगा, और लंदन के निर्देशांक क्या है? वो 0 डिग्री पर आ रहा है, तो वो समय पीछे होगा, यानी यहाँ पूर्व का समय आगे रहता है। कैसे रहता है ये टाइम जोन में एक बार अलग से पढ़ लेंगे। तो यहाँ चाहो तो शॉर्ट में याद कर सकते हो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके यहाँ पर
दोपहर के 12 बजे हैं, 12 बजे को हम पीएम लिखते हैं ना, तो उस समय ब्रिटेन के ग्रीनविच में या मोटे तौर पर लंदन में क्या समय होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं, यानी हमारे यहाँ दोपहर हो गई है, उनके यहाँ क्या रहा होगा समय? कितने बज रहे? हाँ, 6:30 सुबह के, है ना? उनके यहाँ इस समय 6:30 होगा, या ऐसे समझ लो कि उनके यहाँ 6:30 का समय है सुबह का, तो भारत में 5.5 घंटे प्लस कर दो तो 12 बज जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये टाइम अलग से निकाल लेंगे, फिलहाल रट सकते हो। अब थोड़ा भारत में जो राज्य बनाए गए उनकी स्थिति देख लो। भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? केंद्र शासित प्रदेश तो घट के 8 कर दिए ना, है ना? तो 28 राज्य 8 हो गए हैं। और सबसे बड़े राज्य अगर हम बात करें भारत के किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहले नंबर पर राजस्थान। सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। इस कारण से पहले पोजीशन पर एरिया वाइज राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश का दूसरी पोजीशन हो गई। अब सबसे छोटा स्टेट अगर हम देखें एरिया वाइज तो वो गोवा हो जाता है ना? अब भारत जो प्रशासनिक दृष्टि से, यानी दो दोहरी सरकारें काम करती हैं, एक है केंद्र सरकार, भारत सरकार काम करती है, दूसरी तरफ कौन सी सरकार काम करती है? तो राज्य सरकार काम करती है। इसके अब केंद्र सरकार काम करती है, यानी वहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होगा? संसद का होगा। और राज्य सरकारें हैं तो वहां पर कंट्रोल किसका होगा? राज्य के विधानमंडल का होगा। इसके अलावा एक क्षेत्र ऐसा रखा गया है जिसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज। नाम है यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश। तो ये इनका जो संबंध है शासन प्रशासनिक रूप से केंद्र का रहता है, तो एक तरीके से राष्ट्रपति के माध्यम से संसद उस पर नियंत्रण रखती है। अब केंद्र शासित प्रदेश में एक ऐसा भी क्षेत्र है, यानी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 4 जगह फैला हुआ है। यानी अगर आप केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं इस साइड वाले मैप में, तो पांडिचेरी, जिसको आप पुदुचेरी बोलने लगे हैं, तो पुदुचेरी हमें सिर्फ एक जगह दिखाई नहीं देता है, इसका विस्तार जो है अलग अलग जगह देखने को मिलता है। इससे जुड़े प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि यहीं पर पता चलता है कि आप कितने डेप्थ वाइज पढ़ रहे हो या सिर्फ ऊपर का ज्ञान लेके छोड़ रहे हो। देखो, ये है पुदुचेरी या पौंडुचेरी हमें लिखा हुआ है, यहां पर आता है तमिलनाडु के एक हिस्से में। ठीक, इसके ठीक नीचे थोड़ा और जाओ तो एक दूसरा स्थान है जिसे कराईकल बोलते हैं, ये भी पौंडुचेरी का ही दूसरा शहर है, नाम है। ये दोनों कहाँ आ जाते हैं? तमिलनाडु में। फिर एक आता है ये माहे, और ये केरल में मिलता है, ये भी पौंडुचेरी का ही पार्ट है, केंद्र शासित प्रदेश है। और चौथा आता है, यहां पर देखने को मिलेगा यनम या यनम, ये आंध्र प्रदेश में आता है। तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 4 स्थानों पर और 3 राज्यों में है। तो वो 3 राज्य, यानी 2 स्थान जिसके तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, एक केरला को बिलोंग करता है, और एक जो है वो आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से कहां आएंगे ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो पौंडुचेरी मुख्य या पुदुचेरी, और दूसरा कराईकल, ये तमिलनाडु में, माहे केरल में आ जाएगा, और यनम जो है आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप की भी बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के किस दिशा में है? तो भारत दक्षिण में इधर देखोगे, ये दिशा कौन सी है? पूर्व ना, ईस्ट में है, यहां पर फैला हुआ है द्वीप समूह। और लक्षद्वीप जो है ये भारत के पश्चिम में आते हैं। अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की अगर आप तुलना करोगे तो लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार उसके कंपैरिजन में काफी विशाल है। अंडमान निकोबार ये 2 द्वीपों के ग्रुप हैं, एक जिसे अंडमान के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है जिसे हम निकोबार के नाम से जानते हैं। अंडमान में भी सब क्लासिफिकेशन है और निकोबार में भी सब क्लासिफिकेशन है। दोनों को, यानी अंडमान को और निकोबार को अलग करने वाली जो
अक्षांश रेखा है यानी लैटिट्यूड्स है वो कौन सा है, तो वो है 10 डिग्री नॉर्थ चैनल के नाम से इसे हम जानते हैं। यानी ये अंडमान और निकोबार को बीच से होकर के पास होती है। काल्पनिक रेखाएं हैं तो ये दोनों को अलग कर देती है। ठीक है, तो अंडमान के अंतर्गत हमें नॉर्थ अंडमान, उसके बाद फिर मध्य अंडमान, यानी ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो नॉर्थ वाला पहले आएगा, फिर मिड अंडमान या मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान। ऐसे ही निकोबार में ऊपर से कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और फिर बड़ा निकोबार देखने को मिलते हैं। तो ये मैप में थोड़ा सा देख करके अच्छे से इनको याद कर लेना। जैसे ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। फिर नॉर्थ अंडमान से हट करके ये बड़ा सा द्वीप समूह, इसे मध्य अंडमान बोल देते हैं, है ना। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो वो जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ये लोअर अंडमान, यानी मध्य अंडमान के नीचे वाले को लोअर अंडमान कह देते हैं, और ये अलग है छोटा अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये मिडिल अंडमान के नीचे लोअर अंडमान में आती है। तो अंडमान का ऐसे डिवीजन कर दिया। अब निकोबार का डिवीजन देखोगे तो सबसे ऊपर में जो है वो छोटा सा द्वीप, उसे कार निकोबार बोलते हैं। उसके बाद फिर ये बड़ा सा जो हिस्सा है उसे ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनसे जुड़े भी प्रश्न आएंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, कहां पर है, दक्षिणी अंडमान में आ जाती है। भारत का सदर्न पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स, वो कहाँ आता है, ग्रेट निकोबार में, क्योंकि भारत का ये लास्ट जो द्वीप समूह है वो ग्रेट निकोबार, ठीक, ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वेरन आइलैंड। तो वेरन आइलैंड भारत का एक वॉल्केनो है जो एक्टिव है। वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के ज्वालामुखी। एक जिसे बोलते हैं एक्टिव या जागृत। एक्टिव से मतलब है ऐसा वॉल्केनो जिसमें से हमेशा कुछ ना कुछ निकलता रहता है, चाहे उसमें से लावा निकलता हो, पानी निकलता हो या गैसें निकलती हो, तो ये एक्टिव होते हैं। दूसरे होते हैं जिन्हें डोरमेंट बोलते हैं, सुसुप्त बोलते हैं, कि इनमें कभी विस्फोट हुआ था, हाल फिलहाल में इसमें विस्फोट नहीं हुआ है, मगर फिर कभी भी उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। और तीसरे होते हैं जिन्हें डेड वॉल्केनो कहते हैं, यानी अब उनमें कोई भी संभावना नहीं है। तो भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो वेरन आइलैंड, ये कहां पर है, ये मध्य अंडमान में आता है। नेक्स्ट, और भी द्वीप समूह है, चूंकि ये समुद्र में बने, ये वॉल्केनिक इरप्शन से ही बने हैं। नारकोंडम जो आइलैंड है, जो उत्तरी अंडमान के उत्तरी पूर्व भाग पर बनने वाला एक ऐसा आइलैंड है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से मतलब ऐसा समझ लो कि पृथ्वी की जो सतह है समुद्र के नीचे डूबी हुई है। अब समुद्र का पानी यहाँ भरा हुआ है। अब अंदर भूगर्भिक हलचलें होती हैं, यानी यहाँ पर कुछ लावा प्लेटें खिसकती रहती हैं, जो सॉफ्ट एरिया मिला वहां से लावा निकलना शुरू हो जाता। तो लावा इतना तेज निकला, उससे निकलने वाली चीजें जो हैं वो जमा हो जाती हैं। ठंडी हो गई तो ऊपर जो हिस्सा दिखने लगता है, ज्यादा बड़े एरिया में फैला है तो द्वीप बन गया। द्वीप पहले था नहीं, अब कैसे बना, वॉल्केनो के ठंडा होने की वजह से ये, तो इसलिए वो वॉल्केनिक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो नारकोंडम आइलैंड जो है इसी प्रकार का एक द्वीप है जो ज्वालामुखी से बना हुआ है। ये स्थायी भी हो सकते हैं और डूब भी सकते हैं, लंबे समय में ये नष्ट भी हो जाते हैं। 10 डिग्री चैनल आपको बताया था कि 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा है जो दोनों को सेपरेट कर देती। दर्रा जिसे पास बोलते हैं, डंकन पास या डंकन दर्रा। दर्रे क्या होते हैं वो भी समझ लो। पास का मतलब कि जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चोटियां हैं जहां, तो उन चोटियों का वह भाग जो पासेबल है, यानी वहां से होकर के हम गुजर सकते हैं, वहां से होकर के रेलवे ट्रैक या वहां से सड़कें बनाई जा सकती हैं, कम ऊंचाई वाला भाग है, उसे दर्रा कहते हैं। तो ऐसे ही डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास कभी भी पूछा है। फिर आता है कोको स्ट्रेट।
स्ट्रेट ये क्या होते हैं, ये भी बड़ी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रक्चर है जो बहुत फायदा पहुंचाती है। इसको ऐसे समझ लो कि ये कोई स्थलीय भाग यहां तक फैला हुआ है, दूसरा स्थलीय भाग यहां तक फैला हुआ है, इधर सी है, समुद्र है, विशाल है, खूब सारा पानी भरा हुआ, चौड़ा स्थान है, और इधर भी बड़ा स्थान है, लेकिन बीच में इसकी जो ये डेप्थ है, मतलब चौड़ाई है, ये कम हो गई। समुद्र तो है लेकिन यहाँ स्थलीय भाग ज्यादा आगे आ गया। ये अब आपको इस वाले भाग में जाना है या यहाँ से जाना है, सिर्फ ये सकरा सा रास्ता दिखाई देता है। तो ये जो सकरा सा रास्ता है इसी को बोलते हैं स्ट्रेट। तो उसमें जिन देशों का अधिकार होगा वो टैक्स वसूलने लगेंगे। तो ऐसे करके ये जिसे कोको स्ट्रेट कहते हैं, तो कोको द्वीप समूह म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में आता है। म्यांमार देखो, अंडमान यहाँ पर है, म्यांमार यहाँ पर है, तो ये इसके बीच में आता है कोको स्ट्रेट। ग्रैंड चैनल पूछा जाए कभी भारत के संदर्भ में, तो ये ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में आता है। चैनल का मतलब भी जैसे एक बोलते हैं ना इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल है क्या, एक समुद्र है जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आता है, तो वैसे ही उसको एक सब नाम दिया गया है। तो ग्रैंड चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया, पुराना नाम इसे सुमात्रा कहते थे, तो उनके बीच में आता है। ये पूछा जाता है ये वाला पॉइंट कि मरकत द्वीप समूह या एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किसे जानते हैं, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही पहले मरकत या एमरोल्ड के नाम से जाना जाता। ये तो रहे अंडमान निकोबार के बारे में, यानी भारत के पूर्वी दिशा में आने वाले द्वीप समूह से संबंधित वो पॉइंट जिनसे प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं भारत के पश्चिम दिशा में आने वाले द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के नाम से, यानी द्वीपों का ग्रुप है। ये द्वीप कंपैरेटिवली छोटे छोटे हैं और ये किससे बने हुए हैं, कोरल रीफ से बने हैं। कोरल रीफ या जैसे मूंगे की चट्टान भी कहते हैं, उनसे बने हुए हैं। ठीक है, तो अब लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है मिनिकॉय। यही प्रश्न पूछ सकता है। अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाली लैटिट्यूड्स का नाम था 10 डिग्री या 10 डिग्री चैनल, वैसे ही 8 डिग्री यानी 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स मिनिकॉय और मालदीव। मालदीव के बीच अभी देखा था, वहां की जो सरकार थी, कुछ कट्टरपंथी सरकार और उनके कट्टरपंथी कुछ मंत्रियों ने इंडिया आउट की बात शुरू कर दी थी, और उसके बाद ये लोग अभी उनके राष्ट्रपति मोइजू आए हुए हैं और भारत को अब तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं भारत के साथ में। तो ये किसके बीच में आता है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि एक तरीके से है तो भारत मालदीव के बीच में, लेकिन भारत के कौन से द्वीप के बीच में आती है, तो मिनिकॉय। 9 डिग्री ये मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग कर देता है। तो थोड़ा बड़ा सा एटलस में ये देख सकते हो। फिर आ गया ये पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट को हिंदी में जल संधि भी कहते हैं, है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया, देखो इधर मैप में ये हिस्सा तमिलनाडु का, अगर बड़ा मैप आप देखोगे, भारत का दक्षिणी भाग कुछ ऐसा है, नीचे यहाँ हमें श्रीलंका दिखाई देता है, ये बीच में जो समुद्र बना है ना, प्रभु श्री राम ने बनाया था। तो अब ये तमिलनाडु जो है, और इधर क्या आ गया, श्रीलंका आ गया। तो ये है पाक स्टेट। पाक की स्पेल बहुत अच्छे से याद रखना, ये PAK वाला नहीं, ये LK है। और स्ट्रेट का मतलब है जल संधि। जल संधि उस भौगोलिक संरचना को कहते हैं जो 2 बड़े समुद्रों को मिलाती है और 2 स्थलीय भागों को, लैंड पार्ट को अलग कर देती है। तो यहाँ स्थलीय भाग कौन से हो गए, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, अरब सागर या इंडियन ओशन, तो नीचे रह जाएगा। तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है पाक स्ट्रेट ना, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, अगर भारत के स्टेट की बात करेंगे, राज्य, तो वो तमिलनाडु आ जाएगा। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आता है। एडम ब्रिज बोलने लगे हैं, वैसे इसका सही नाम सेतु समुद्रम है। तो सेतु समुद्रम
ये इसको लेकर के थोड़े से कुछ क्वेश्चन भी उठाए गए वामपंथियों द्वारा, लेफ्टिस्टों द्वारा, हमारी कुछ पुरानी सरकार के द्वारा। मनमोहन सिंह सरकार के समय में एक योजना बनाई गई थी। वो योजना क्या थी, उसका आधार क्या बनाया गया था? बोला गया था कि ये जो भारत है और इधर श्रीलंका है, बीच में ये जो एडम ब्रिज नाम दे रहे हैं, सेतु समुद्रम, यानी चट्टाने हैं, तो जो बड़े बड़े शिप होते हैं, जैसे मान के चलो इधर से मुंबई से या गोवा से इधर उड़ीसा में हल्दिया में जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से पास होके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ गहराई समुद्र की उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उन्हें क्या करना होता है, श्रीलंका का एक राउंड लगाना होता है, एक बड़ा चक्कर लगाना होता है। तो तर्क ये दिया गया कि इससे अनावश्यक फ्यूल और ज़्यादा समय लगता है, तो क्यों ना हम इस ब्रिज को तोड़ करके गहरा कर दें, और ये हमारा समय बचेगा, फ्यूल बचेगा। मनमोहन सिंह सरकार ने इसको अलाउ कर दिया, बोला ठीक है। लेकिन चूंकि ये भारत देश है, बहुसंख्यक आबादी हमारी हिंदू है, और हम सब व्यक्ति के जो आराध्य है प्रभु राम का देश है, ये उन्हीं से संबंधित था। तो इन लोगों ने आर्गुमेंट ये दिए कि नहीं, ये तो कल्पना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आजकल हैं तो भाजपा में, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध मोदी जी का यही करते हैं। याचिका लगा दी, उन्होंने कहा चूंकि हमारा संविधान जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है, यानी हम अपने धर्म, उससे जुड़ी चीजों का संरक्षण आचरण कर सकते हैं। ये ब्रिज जो तोड़ा जा रहा है, तो ये तो चूंकि आस्था का केंद्र है। जब प्रभु श्री राम गए थे श्रीलंका में, तो क्वेश्चनिंग की गई कि भाई ये कैसे कहते हो, क्योंकि हमको जो ज्यादातर पढ़ाया गया किताबों में जो था, वो लेफ्टिस्टों ने लिखी हुई कहानियां हैं, जो मनगढ़ंत ज्यादा है, सच्चाई उनमें है नहीं। सच्चाई है भी तो तोड़ मरोड़ के इस ढंग से प्रस्तुत की गई कि जिससे आपको आपके इतिहास पर गर्व न हो। जांच पड़ताल की गई, एविडेंस कलेक्ट किए गए, तो पता चला कि वास्तव में यह संरचना प्राकृतिक नहीं है, ये बनाई गई है, और ये उसी काल में बनाई गई है जिस समय की घटनाएं रामायण में वर्णन किया गया है। तो उस पर स्टे लगा दिया। ठीक है, तो वो सेतु समुद्रम जो है, ये तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आता है। पम्बन द्वीप समूह जो है इसी के में आने वाला एक हिस्सा है। जो पम्बन द्वीप है, श्रीलंका को दे दिया था भारत सरकार के कुछ राजनेताओं के द्वारा। रामेश्वरम, इसके बारे में ये यहीं पर आता है ना। तो अब ये सेतु समुद्रम के उत्तर में, ये उत्तर दिशा हो गई, इधर पाक खाड़ी, एक होता है खाड़ी यानी कि गल्फ, और दूसरा होता है पेनिनसुला या प्रायद्वीप। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट संरचनाएं हैं जियोग्राफिकली, यानी गल्फ वह स्ट्रक्चर है, वह स्थान है, खाड़ी उसे कहते हैं जो तीन ओर से स्थलीय भाग से घिरी हुई हो। जैसे हम बोलते हैं ना बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मतलब इधर भारत है, इधर बांग्लादेश और ये म्यांमार, इंडोनेशिया आ जाते हैं। इसी वाले हिस्से को तो हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। तो इधर भी स्थलीय भाग, इधर भी स्थलीय भाग, इधर एक साइड में खुला हुआ है, तो ये हो गया खाड़ी, गल्फ। और प्रायद्वीप पेनिनसुला उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर स्थलीय भाग। तो भारत को हम बोलते हैं ना दक्षिण प्रायद्वीप, यानी कि ये जो हिस्सा है साउथ इंडिया वाला, जो गुजरात से आप स्टार्ट करो और उड़ीसा में समाप्त करो, इधर है बंगाल की खाड़ी पानी, इधर अरब सागर, इधर इंडियन ओशन, यानी तीन ओर पानी और एक हिस्से में है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रक्चर होते हैं। तो एडम ब्रिज के नॉर्थ में जो है उसे हम बोलेंगे पाक की खाड़ी, वो PAL के वाला, पाकिस्तान तो यहाँ है नहीं। और साउथ में क्या आता है तो उसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, याद कर लेंगे। ये सामान्य सी जानकारी, इससे एक दो प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। अब आते हैं भारत के कुछ सीमा रेखाओं से, कौन सा राज्य किससे जुड़ा है, कितने देशों को किस राज्य की सीमाएं छूती हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।
भारत एरिया वाइज विश्व में 7वें नंबर पर आता है, 7th। भारत को पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% जियोग्राफिकल एरिया अलॉट हुआ है, मिला हुआ है। लेकिन पॉपुलेशन में आज एट प्रेजेंट हम 2nd नंबर पर आ जाते हैं, दूसरी सबसे लार्जेस्ट, और कुछ समय बाद तो हम पहले हो जाएंगे। ठीक है, भारत के चारों ओर दूसरे देश भी हैं और इंटरनेशनल जो समुद्र है वो भी है। तो अब इससे प्रश्न ये आ सकते हैं कि बताओ सबसे ज्यादा सीमा रेखा जो है वो किस देश से मिलती है। तो भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन सबसे ज्यादा बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, कुछ दिन पहले ही वहां पर सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया था। शेख हसीना की जो सरकार थी उन्हें भाग करके भारत आना पड़ा, और वहाँ हिंदुओं की दुर्दशा अभी भी की जा रही है। बंगाल में जो हिंदू हैं वो दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, और भारत में कुछ किसी को उनकी फिक्र भी नहीं है। ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है, भारत में लोगों को फिक्र फिलिस्तीन की ज़्यादा हो जाती है। हमारे जो जिन्हें हम रोल मॉडल बना लेती है आज की पीढ़ी, बॉलीवुड वाले, उनको फिलिस्तीन के लिए ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन बांग्लादेश उसके हिंदुओं के लिए कोई दर्द नहीं होता है। हमारी जो BCCI है, जो क्रिकेट की सबसे अमीर संस्था है, उसके प्लेयर विदेश में जाकर के मैटर ब्लू ब्लैक के उसमें समर्थन में प्रदर्शन करते हैं, पट्टियां बांध के खेलते हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम के साथ यहीं पर भारत में खेलते समय ना वो बॉयकॉट कर पाते हैं कि आपके देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और ना किसी प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। तो दोहरी नीति जरा देखने को हमें अपने देश में मिलती है। खैर, ये बायस्ड वो एक अलग व्यू हो गया, वैचारिक व्यू हो गया, मत भिन्नता हो गई। फैक्ट पे आते हैं तो भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश से मिलती है, लगभग 40967 किलोमीटर। कितने राज्य यहाँ पर मिलते हैं ये जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है, 4 राज्य लिखे होंगे कि इसमें से किस राज्य की सीमा मिलती है या नहीं मिलती है। तो सबसे सही तरीका है, एक होता है पढ़ लिया, एक है रट लिया या देख लिया, फोटोग्राफिक मेमोरी जैसे बोलते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी हर व्यक्ति के अंदर होती है। जैसे हो सकता है आपके स्कूल में क्लास 1, 2, 3 में पढ़े हो, 4, 5, आपके साथ बैठे हुए जो लोग थे नाम भूल जाओ, याद ना रहा हो, लेकिन चेहरे याद रहते हैं, अरे हम तो मिले थे ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैप पर, एटलस पर जाकर के चिन्हित करो बांग्लादेश और उसके चारों तरफ भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा रेखाएं मिलती हैं। तो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, असम की सीमाएं भी मिलती हैं, मेघालय की सीमाएं भी मिलती हैं, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं मिलती हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं, 7 में से ये कितने आ गए? 4 आ गए। पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है ना। तो ये 5 राज्य की सीमा रेखाएं बांग्लादेश से मिलती हैं, वो अच्छे से लोकेट करो। दूसरे नंबर पर हमारी सीमा रेखा मिलती है चीन के साथ, लगभग 3488। और कितने राज्य आते हैं यहां पर भी? राज्यों के 12 राज्य नहीं, अब इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाएगा। कारण है फेरबदल होने का कि जम्मू कश्मीर जब 370 नहीं हटाई गई थी तो यह एक स्टेट के रूप में था। जब धारा 370 हटाई गई तो इसमें से लेह लद्दाख जो है एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई, और जम्मू कश्मीर जो है उसको एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यानी राज्य का स्टेटस तो इसका खत्म हो चुका है, और लेह जो है वो भी स्टेट नहीं है। तो राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश की सीमा रेखा मिलेगी, उत्तराखंड की मिलेगी, सिक्किम मिलेगा, अरुणाचल। ये 4 ही राज्य हैं जो उससे मिलते हैं। बाकी 2 जो हैं वो यूटीज आ जाते हैं, एक जम्मू कश्मीर यूटी हो गया और एक ये लेह लद्दाख है ना, उनकी सीमा रेखा मिलती है। तो ये थोड़ा सा अगर पूछ दिया उन्होंने कि बताओ कितने राज्य की मिलती है, तो ये हाईली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा, जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर सेटर हैं और उनके आंसर देने वाले हैं उनकी क्षमताओं को देखते हुए। वैसे तो बड़ा सिंपल सा है, आपने राज्य पूछे तो राज्य तो 4 ही है, मगर वो क्या, वो 5 भी राज्य बताएंगे, 6 भी बताएंगे,
है ना। तो इसमें एक से ज्यादा उत्तर भी लास्ट में वो सही लगाएंगे। फिर भी हम यहाँ जो फैक्ट है बिल्कुल क्लियर कट उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, हम तो अपना उत्तर सही देंगे, बाकी उनकी मूर्खता या महानता। तीसरे नंबर पर आता है हमारा सबसे दुस्साहसी देश, गरीब देश पाकिस्तान। नाम पाकिस्तान, हरकतें इसकी हमेशा ही नापाक रही। 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा है ना। तो इसमें भी जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं है, यूटी के रूप में लेके आ जाओ। लेह लद्दाख से पाकिस्तान की सीमा रेखा नहीं मिलती है, उसको छोड़ देंगे। अब पंजाब, राजस्थान, गुजरात, है ना, इनकी सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान से मिलती है। यहां पर एक और प्रश्न समझ लो, उसका उत्तर आप खोजना, थोड़ा और सर्च करना कि हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, कहीं पर आप देखते हो कि उनकी सिक्योरिटी बीएसएफ कर रही है, कहीं हम देखते हैं कि आर्मी को लगाया गया है, कहीं हम सुनते हैं कि भारत तिब्बत आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, है ना। ऐसा क्यों? पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वहां पर बीएसएफ को तैनात किया जाता है। बॉर्डर मूवी देखी तो बॉर्डर मूवी में जो युद्ध दिखाया गया 1971 का, तो आपने देखा होगा कि आर्मी जब डिप्लॉय की जाती है तो जो बीएसएफ थी, राजस्थान के बॉर्डर का जो सीन था, बीएसएफ को वहां से हटाया गया। तो होता क्या है कि सिस्टम ये है कि शांति काल में जब युद्ध की स्थिति नहीं है तो हमारी सीमा रेखाओं की सुरक्षा के लिए बीएसएफ, नाम ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, ये तैनात रहता है। आर्मी जो है, आर्मी हमारा जो है एग्रेसिव फोर्स है, यानी अटैकिंग फोर्स है। जब युद्ध की स्थिति बनती है तब यह मोर्चा संभालेगी। युद्ध की स्थिति में हमेशा आर्मी को बॉर्डर पर नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर वो आर्मी क्या हो गया, उसका जोश जो है, उसका जो मोटिव है, पता चला आप 365 दिन वहीं हो मगर युद्ध तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए उनको वहां बॉर्डर पे नहीं रखते हैं। अब ये तिब्बत वाला हिस्सा जो है, जिस पर तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर रखा है, तो वहां की सुरक्षा के लिए अलग से ये फोर्स बनाई गई थी ना। तो ऐसे करके ये चीजें चलती रहती है। तो ये भी जनरल नॉलेज के संदर्भ में आने वाली चीजें हैं, टॉपिक हैं, देख लेना। वहाँ रैंकिंग भी पूछ लेते हैं कि ब्रिगेडियर बड़ा होता है कि मेजर बड़ा होता है, कैप्टन बड़ा होता है, तीनों सेनाओं को लेकर के। नेक्स्ट फिर आते हैं नेपाल पर। नेपाल से हमारी 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा मिलती है। नेपाल के साथ ऐसी कोई स्ट्रिक्ट सीमा रेखा नहीं बनी है जैसे कि पाकिस्तान के साथ है। इवन आसानी से बिना पासपोर्ट के भी भारत का व्यक्ति नेपाल में और नेपाल का व्यक्ति भारत में आता जाता है। ठीक है, तो 5 जो राज्य हैं वो आते हैं नेपाल और भारत की सीमा पर। उत्तराखंड आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है सिक्किम। उसके बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर। 4 राज्य यहाँ आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैप में देखना इनकी लोकेशन, तो बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं भूटान। भूटान के साथ भी ऐसे ही चलता है, कोई विशेष यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 699 किलोमीटर, 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद फिर कुछ जगहों पर हमें ये पॉइंट लिखा नहीं मिलता है किताबों में कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा मिलती है या नहीं मिलती है। तो भारत की अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा मिलती है लगभग 106 किलोमीटर लगभग। तो ये वो रीजन है कि चूंकि हम अपने भारत को कहां से कहां तक मान के चलते हैं, तो भारत हमारे लिए ये ऊपर भी है, लेकिन ये हिस्सा वास्तव में कहलाता क्या है, पीओके, ये भी छूटा हुआ है। तो पाकिस्तान यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद थोड़ा सा जो सीमा रेखा, ये अफगानिस्तान जो है ना पाकिस्तान के बैक में है, ये भी सीमा रेखा हमें यहाँ पर भारत से मिलती है। तो 106 किलोमीटर है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया जो है
वो अफगानिस्तान से मिलता है, मगर पॉलिटिकली इसे हम यही बोलेंगे कि भारत की सीमा रेखा अफगानिस्तान से मिलती है लगभग 106 किलोमीटर पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो भारत के 17 राज्य जो हैं वो दूसरे देशों और स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए, है ना। अब भारत की कुछ जो लाइनें हैं उनसे भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जल्दी से वो भी कवर कर लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है, तो रेड क्लिफ रेखा अंग्रेज जब इनको यहां से भगाया गया तो उन्होंने भगाया गया तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि बंटवारा करना पड़ा, और इस बंटवारे के लिए कौन दोषी है अब ये तो क्लियर हो ही चुका है, कई चीज़ों सब सामने भी आ गई है, और इसको रोकने के लिए प्रयास किए भी नहीं गए। जिनके नाम से आज करेंसी चल रही है उन्होंने भी नहीं किए। तो जब बंटवारा किया गया तो भारत से पाकिस्तान बनाया गया, तो भारत से एक पाकिस्तान जो आज है वो, और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तानी था। वो कौन सा था? वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो बस उसको निर्धारित करने के लिए वहाँ एक अंग्रेज अधिकारी जो थे सिरिल रेडक्लिफ, उनके द्वारा निर्धारण किया गया। तो उस लाइन को हम बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा, यानी ये भारत पाकिस्तान के बीच में आती है, और दूसरा हिस्सा आज के समय भारत और बांग्लादेश के बीच में आता है। ठीक है, ये इतनी, इन्होंने क्या सिर्फ मैप लेके बैठे और ऐसे ही पेन से रेखा खींचती, यानी इतनी खराब स्थिति थी कि एक व्यक्ति का घर है तो घर के 2 कमरे भारत में जा रहे हैं और 2 कमरे पूर्वी पाकिस्तान में जा रहे हैं। स्थितियां देखी ही नहीं थी, है ना। तो इस कारण से कुछ समय पहले, शायद मोदी का पहला कार्यकाल था, बांग्लादेश के साथ कई लगभग 100 बस्तियां हमने उनको ट्रांसफर की थी और कुछ हिस्सा उनसे लिया था। यही सब स्थितियां यहाँ पर बनी थी। तो रेड क्लिफ लाइन ऑब्जेक्टिव में आए, किसके बीच में है? तो सिर्फ इतना देख के मत लगा देना कि भारत पाकिस्तान के बीच में। अगर उसमें दूसरे ऑप्शन में भारत बांग्लादेश लिखा है तो वो भी तो सही है, तो निश्चित रूप से नीचे जोड़ियां दी होंगी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसलिए अंत तक पढ़ना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वाले जो भी एग्जाम होते हैं होते तो सरल हैं, हमारी गलतियों की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि ना तो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और ना ही उनके ऑप्शनों को हम पूरा पढ़ना चाहते हैं। बस हमें देखा, अरे हाँ ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, फट लगा दो। पूरा क्यों नहीं पढ़ते? हो सकता है उसने ये पूछा हो कि इनमें से क्या सही नहीं है, तो कई लोग बाद में पछताते हैं, अरे मैंने तो ये देखा ही नहीं, इसमें तो नहीं पूछा था, मैं तो सही खोज गया। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा। ये अंग्रेजों ने 1914 में निर्धारित की थी भारत और चीन के बीच में। चीन इसे मान्यता नहीं देता है। चीन के साथ हमारी जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, विवादित है। चीन विवाद पैदा करता है और चीन का कम्युनिस्ट देश है, उसके आसपास जितने भी देश हैं उन सब देशों के साथ उसका विवाद है। वो ऐसा कोई देश नहीं जिसके साथ उसका विवाद ना हो। फिर डूरंड रेखा जो है ये मूल रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अब बड़ा हिस्सा चूंकि पाकिस्तान हो गया अलग, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी आती है ना। डूरंड नाम जिस व्यक्ति ने इसका डिटर्मिनेशन किया गया था उनके नाम से ही आती है। ठीक, तो ये रही भारत की शुरुआती जानकारी। कल हम इसके आगे बढ़कर के पढ़ेंगे, यानी हिमालय वाले रीजन को समझेंगे। उसके बाद प्रायद्वीप वाला जो हिस्सा है जिसमें ये पश्चिमी घाट, इसकी विशेषताएं जानेंगे, पूर्वी घाट की विशेषताएं जानेंगे, बीच वाला जो हिस्सा है उसके बारे में जानेंगे। तो कल पूरा ये चला जाएगा और देन फिर चलेंगे इस सिस्टम पर, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, ये, है ना। तो इसको बड़े अच्छे से रट लो, याद कर लो,